मुझे सुन पा रहे होंगे और आपको ऑडियो और वीडियो सही मिल रही है पहले बताएं। और उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग में आपको सुनता जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मिलते जा रही है दीपिका, अर्शिया, इल्मा, आप सबको गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ दीपिका सिंगल, आपको गुड मॉर्निंग। और ये क्लियर आपने कर दिया है कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों सही मिल रही है। अब जैसे आपको याद है कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो क्या था, उसमें था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें हमने बात की थी मेमोरी ग्लैंड्स की और फिर ओवरी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बात की। मैं थोड़ा रिकैप करना चाह रहा हूँ उसको। आपको पता है कि मेमोरी ग्लैंड मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है। अगर मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो मैमल नहीं है, ये कंफर्म है, यूनिक कैरेक्टर हो गया। दूसरा, मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन करती है और मेमोरी ग्लैंड के दो पार्ट में बताए थे, एक था एडिपोज टिश्यू और दूसरा था ग्लैंडुलर पार्ट। एडिपोज टिश्यू एंड ग्लैंडुलर पार्ट, ये दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। सिमरन आपकी गुड मॉर्निंग। दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। अब जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट है बेसिकली, और वो कितनी डिपॉजिट होगी इसको डिसाइड करने का काम, इट इज डिसाइडेड बाय, इसको डिसाइड करने का काम एफएसएच हार्मोन का है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन का है। धुर्जन आपकी गुड मॉर्निंग। और जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो जेनेटिकल जीन से गवर्न होता है। ग्लैंड का नंबर कितना रहेगा वो जीन डिसाइड करती हैं। इसलिए मैं मैमल की बात करूं तो डिफरेंट मैमल्स में, कैटल में जो मिल्क का प्रोडक्शन वेरी कर सकता है क्योंकि वो जीन डिसाइड करती है। दूसरा हमने भी जाना था कि मेमोरी ग्लैंड में टीट होता है, उस टीट में, उस निप्पल में लैटिसिफरस डक्ट आकर खुलती है और उसी डक्ट के थ्रू जो इन्फेंट है, बेबी है, वो मिल्क सक करते हैं। मेमोरी ग्लैंड की स्टडी, आरिश खान नमस्ते। मेमोरी ग्लैंड की स्टडी जो है वो मैमोलॉजी है। और मैंने भी कहा था कि यूरोप में मेमोरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा कैंसर होता है और अगर कैंसर होता है तो उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम बोलते हैं मैमोग्राफी। और अगर कैंसर कंफर्म है, मैमोग्राफी में कंफर्म हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस कंडीशन में हमें ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली, जिसे बोलते हैं मास्टेक्टोमी। तो ये पढ़ा था हमने कल। दूसरा हमने जाना था जो ओवरी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ओवरी जो है उसके स्ट्रक्चर में जर्मिनल एपिथेलियम होता है और उसके अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के दो पार्ट हैं जिनको नाम दिया था बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ये हमें नाम दिया था। और हमने भी कहा था कि ओवरी आलमंड शेप होती है और जिधर उसका नैरो पार्ट होता है वहां से ब्लड वेसल एंटर होती है और ब्लड वेसल बाहर होती आती है। एंटर करने वाली ब्लड वेसल आर्टरी है और बाहर आने वाली वेन है। जब फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम दोनों ओवरी में लगभग 4 लाख ऊगोनिया होती है। नंबर फिक्स है, फिक्स का थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। 4 लाख ऊगोनिया होते हैं और बर्थ के बाद धीरे धीरे जो वीक और डिफेक्टेड ऊगोनिया वो मरते जाते हैं, वो मरते जाएंगे। और ऊगोनिया का मरना एट्रेसिया कहलाता है। एट्रेसिया द फिनोमिना इन विच ऊगोनिया आर डाइड। और एट्रेसिया की वजह से, ऊगोनिया के मरने की वजह से जब प्यूबर्टी एज आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज आती है, तो उस टाइम दोनों ओवरी में जो ऊगोनिया 4 लाख थे वो घटकर 60,000 टू 80,000 रह जाते हैं। तो एट्रेसिया की वजह से एट्रेसिया डेथ का प्रोसेस है और उसका मकसद ये है कि जो वीक एंड डिफेक्टेड ऊगोनिया है उनका यूज ना हो। तो एक शॉर्टिंग का सिलेक्शन है, अच्छे ऊगोनिया बचे रह जाएंगे और जो डेड और डिफेक्टेड हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और मरे हुए ऊगोनिया कहलाते हैं एट्रेटिक ऊगोनिया। एट्रेटिक, तो एट्रेसिया फिनोमिना मरने का प्रोसेस है और जो मर रहे हैं वो एट्रेटिक ऊगोनिया है। तो ये हमने सब पढ़ लिया था। मैंने भी कहा था कि ऊगोने से पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफिन फॉलिकल।
और ग्रेफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है। ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर्ड होता है, टूटता है, और उस ग्रेफिन फॉलिकल से, फ्रॉम दैट ग्रेफिन फॉलिकल, उस ग्रेफिन फॉलिकल से क्या होगा, उससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा ओवरी से, और फिम्ब्री से कलेक्ट कर लेंगे। फिम्ब्री से, आपको याद है फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्री, उसे कलेक्ट कर लेंगी, उसे अंदर ले जाएंगे एम्पुला में। और अब जो रप्चर टूटा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल रह गया ओवरी में, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू ए येलो बॉडी, वो येलो मास में कन्वर्ट हो जाता है, और आरिस उस येलो मास को हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। दैट येलो मास इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम कहलाता है। और कॉर्पस लूटियम एक टेम्परेरी ओवरी की एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इस कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। विच हार्मोन? दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये बनेगा। क्लियर है? अब हम और जान लें, अब और क्या जान लें कि और ये जानना है हमें कि ओवरी में एक टाइम पर एक ही ग्रेफिन फॉलिकल होता है, एक टाइम पे एक ही होगा, और जब वो रप्चर्ड हो जाता है तो जो नेक्स्ट टर्शियरी फॉलिकल है उससे फिर ग्रेफिन फॉलिकल बनता रहता है। तो एक टाइम में, एक मंथ में ह्यूमन में, फीमेल में एक ही सेकेंडरी oocyte, एक ही एग डेवलप होता है। वो कैसे, वो आगे पढ़ेंगे। तो कल की कहानी थी, और आज की कहानी, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है, और इम्पोर्टेंट होने का रीजन क्या है? इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि आपका जो टारगेट है वो बोर्ड प्लस नीट है, और बोर्ड में तो आप कुछ प्लस माइनस छोटा मोटा कर सकते हो, लेकिन नीट के लिए ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट। पता चला एक लेसन से एक ही क्वेश्चन आया, और एक स्टेटमेंट आपने छोड़ दिया था, वहीं पे क्वेश्चन आ गया, इसलिए रिस्क हम नहीं ले सकते, ना लेंगे और ना ही लेने देंगे। ठीक है? संडे में आपको याद है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, लेसन फर्स्ट का, इसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स, उसका टेस्ट। आज का टॉपिक हमारा है, मुझे लग रहा है कि सभी कनेक्ट हो चुके होंगे, और ले प्रतीक वाले भी हैं। अभी अर्शिया का हमें गुड मॉर्निंग नहीं मिली है, ना ही गुड मॉर्निंग हमें मिली है किसकी, दिव्यांशी मिश्रा की। शायद कुछ भी पेट पूजा में लगी होंगी, क्योंकि उनका बड़ा इंटरेस्ट है। तो अर्शिया सर भेज दी थी, अच्छा अर्शिया, ठीक है, अर्शिया गुड मॉर्निंग मिल गई, इसमें मैसेज कर गया, अर्शिया ने गुड मॉर्निंग भेजी थी, हम संभाल नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। तो आज का अच्छा टॉपिक है क्या, उसका टॉपिक है दिव्यांशी गुड मॉर्निंग होगी, लेकिन लेट नहीं होगी, कल से याद रखना है। कल से मैंने कहा फोन खिंचाई करेंगे हम, आप हमेशा 5 मिनट लेट बैठते हो, तो नो लेटिंग। अब टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखिए जहां भी जेनेसिस आएगा उसका मतलब फॉर्मेशन होता है। बायोलॉजी में जहां भी जेनेसिस वर्ड आए उसका मतलब वो चीज बन रही है, कोई बन रही है, और जहां लाइसिस वर्ड है तो ब्रेक डाउन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ नाम से पता, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट की फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो, तो दिव्यांश कह रही मैं आ गई थी लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं भेज पाई, तो हमें तो गुड मॉर्निंग से पता चलेगा आपका, इसलिए आप भेजते रहिए टाइम का आते ही। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनने का प्रोसेस जो है वो गैमेटोजेनेसिस। गैमेट, और गैमेट मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक। और गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा? ये होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो गैमेट फॉर्मेशन है, और ये मेल में टेस्टिस हैं और फीमेल में ओवरी है। मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी। तो इन दोनों ऑर्गन में, मेल में टेस्टिस में गैमेटोजेनेसिस होगा, और फीमेल में ओवरी में गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, मैंने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट्स बनाते हैं, और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन बनाते हैं, दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। वो नाम हम पीछे बात कर चुके, आगे भी करते रहेंगे, अभी आएगा फिर दोबारा टॉपिक हार्मोन वाला। और अब हम ये बताएंगे जो गैमेटोजेनेसिस है ये 2 तरह की है। एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस,
और दूसरा है oogenesis, जब स्पर्म बनेंगे यानी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और फिर फीमेल में oogenesis होगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। एक का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है जो मेल में होती है, टेस्टिस में होती है और इससे स्पर्म बनते हैं, और जो oogenesis है फीमेल में होती है और इससे ओवा बनते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और कल का टॉपिक रहेगा oogenesis। आसान है, डायग्राम के साथ बनाने के लिए आ सकता है बोर्ड में, और नीट में इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पहली बात करते हैं। पहला पार्ट ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब तो ये आप भी बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, स्पर्म बनने का प्रोसेस है, और ये कहां पर होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में जर्म सेल्स जिनको बोलते हैं म्योसाइट, क्योंकि म्योसिस डिवीजन होगा तो म्योसाइट और जर्म सेल टेस्टिस में होगा, ठीक है। और जर्म सेल से ही स्पर्म बनने, जर्म सेल से ही फीमेल में ओवा बनेंगे। तो जो जर्म सेल है, मैंने कहा था ये ओरिजिन में एंडोडर्मल है, बाकी सारी जो स्ट्रक्चर है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वे ओरिजिन में मेजोडर्मल हैं, लेकिन जो जर्म सेल है वो एंडोडर्मल है। और ये भी आपको याद रखना है, जर्म सेल इमोर्टल सेल है, अमर सेल है, ये सेल अमर होती है। दीज आर इमोर्टल सेल, ठीक है। अब अमर इसलिए है कि ये नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, और अगर किसी स्पीसीज में जर्म सेल खत्म हो गई तो फिर उसका एक्सटिंक्शन बिल्कुल पक्का है। और जर्म सेल मेल और फीमेल दोनों की चाहिए। अगर एक ही हेयर की खत्म हो गई तब भी उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और इसका एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। 19 मार्च 2018 तक दुनिया में तीन वाइट राइनो थे। एक मेल था और दो फीमेल हैं, ओल्ड एज में ही। और 19 मार्च 2018 को लास्ट मेल राइनो जो वर्ल्ड में था उसकी डेथ हो गई, और अब मात्र दो लिविंग फीमेल हैं। तो उनमें तो जर्म सेल हैं, पर चूंकि मेल की जर्म सेल नहीं है, स्पर्म नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इसलिए ये डेड श्योर है, पक्का निश्चित है कि इन दोनों फीमेल के जाने के बाद हम लाइव फॉर्म में व्हाइट राइनो को नहीं देख पाएंगे। ये हमारी आंखों के सामने ही इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। मेल तो हो चुका और फीमेल भी हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करती है लाइफ जर्म सेल। अब देखिए जर्म सेल नेचर में कुबोइडल है, शेप में कुबोइडल है। ये भी मैंने कहा था, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो बेसिकली कुबोइडल एपिथेलियम है। जब आप टिश्यू पढ़े थे 11th में तो वहां पर कोलुमनर, कुबोइडल, स्क्वैमस टाइप के टिश्यू की बात हमने की थी, और वहां भी हमने कहा था कि जो कुबोइडल एपिथेलियम है वही जर्मिनल एपिथेलियम बनाता है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नया फैक्ट हमने बात की है, व्हाइट राइनो की बात की है, और ये भले एग्जाम में ना आए लेकिन नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज जरूरी होती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, हम पढ़े लिखे लोगों में बैठ के अच्छी बात कर सकते हैं। अब आरिश खान को दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ था, और तब होता है जब हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है कि ऐसा होना है, तो वहां पर जाकर हमें बहुत दुख होता है। इसलिए आपसे हम ये भी उम्मीद करते हैं जैसे आप अच्छे इंसान हैं वैसे आपको नेचुरलिस्ट भी बनना चाहिए, आपको नेचर से प्यार होना चाहिए, और नेचर के अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि नेचर जब अपनी पे आती है तो वो कोरोना से याद दिला देती है कि मैं आपसे बड़ी हूँ, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो चलिए खैर ये अलग से प्रवचन था पर इम्पोर्टेंट था। फिर वापस जर्म सेल पे जा रहे हैं। अब देखिए बच्चे का बर्थ हो गया, जिस टाइम बर्थ होता है उसके टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम होता है। अब
जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं ये जितनी टेस्ट में हैं वो उतनी रहेगी प्यूबर्टी तक, जब तक प्यूबर्टी आएगी। अब पहले प्यूबर्टी क्या है, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द एज टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये वो एज है, इज द एज टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब हम रिप्रोडक्शन के एबल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे इस पर जाकर वो प्यूबर्टी। और ये जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उससे अफेक्ट होती है। इंडिया में जो प्यूबर्टी एज है वो गर्ल्स के लिए 11 to 13 ईयर्स है और बॉयज हैं उनके लिए 13 to 15 ईयर्स है। इस एज पर प्यूबर्टी मेल में आती है। जब फीमेल इस एज पर आएगी तो जर्मिनल एपिथेलियम ओवम बनाना शुरू कर देगा, एग बनाना शुरू कर देगा। और जब लड़का इस एज पर आएगा तो स्पर्म बनने की शुरुआत हो जाएगी। और प्यूबर्टी जो है वो हार्मोन कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इट इज बेस्ड ऑन हार्मोन्स। कई सारे हार्मोन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल लेवल पर चेंजेस आती हैं। तो प्यूबर्टी अब क्लियर हो गया, द एज टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। कोल्ड क्लाइमेट में प्यूबर्टी एज थोड़ा ज्यादा होती है और हॉट क्लाइमेट थोड़ी अर्लियर प्यूबर्टी अपियर हो जाती है, अर्लियर हो जाती है। ये प्यूबर्टी बात हमने ऐड कर दी। 1 या 2 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कौन से हार्मोन इसे गवर्न करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट कल के या परसों पार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हम और बात कर रहे हैं, अब और बात क्या कर रहे हैं कि अब ये प्रोसेस होता कैसे है। देखिए पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस 4 प्रोसेस में, 4 स्टेप में पूरा होता है। एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप में पूरा होता है और हम 1 बाय 1 स्टेप की बात करेंगे। और हम पहले स्टेप से बात कर रहे हैं। पहला स्टेप है ये जर्म सेल, दिस वन इज जर्म सेल। और आपको तो 2 होती है, जर्म सेल डिप्लॉयड है, तभी तो मियोसिस डिवीजन होगा, तभी तो मियोसाइट बोल रहे हैं। तो जर्म सेल डिप्लॉयड है, इसको बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल। ये बर्थ के साथ में मिलती है, प्राइमरी जर्म सेल। जिस टाइम बर्थ होता है मेल या फीमेल फीटस का, तो उस टाइम उसमें प्राइमरी जर्म सेल मौजूद होती है। ठीक है, अब क्या होगा, प्राइमरी मतलब जो पहले से मौजूद है। अब जब प्यूबर्टी एज आ जाएगी, प्यूबर्टी एज आ जाएगी तो इनमें डिवीजन होगा, इन जर्म सेल डिवीजन होगा, नंबर बढ़ेगा। और याद रखिए अब ये डिवीजन माइटोटिक है, नॉट माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होगा और इस जैसे सेल बन जाएंगे। इस जैसे सेल बनेंगे, उनको सेम टू सेम। तो माइटोटिक में नंबर जो सेल वो दुगना हो जाता है और जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होती है। जितने क्रोमोसोम इसमें उतने इसमें। और आप पता है कि इसमें टोटल क्रोमोसोम 46 हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयड है, इसमें भी 46 है। तो जब तक डिवीजन माइटोटिक होता रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड बना रहेगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं आएगी। अब एक बार डिवीजन और हो, 2 या 3 डिवीजन हो सकते हैं और इनका मकसद, डिवीजन मकसद इनका नंबर बढ़ाना है। और जो डिवीजन माइटोटिक हो रहा है, यहाँ पर भी वही सेल बनेंगी, इंडिया सेल बनेंगी, ना शेप से अंतर होगा और ना ही क्रोमोसोम में अंतर होगा और डिप्लॉयड होंगी। These are डिप्लॉयड 12, ये भी 12 बन रही है। तो 2 या 3 बार डिवीजन होता है। तो जब पहला डिवीजन हुआ तो प्राइमरी से 2 सेल बन गई, फिर हुआ तो 4 सेल बन गई। और अब इनमें आगे जब माइटो डिवीजन रुक जाए, जब इनमें आगे डिवीजन माइटोटिक ना हो, इनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन स्टार्ट होते प्यूबर्टी से, इससे प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। और इसके लिए हार्मोन चाहिए होते हैं और हार्मोन बनने के बाद ही इनमें डिवीजन स्टार्ट हो।
तो स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोमों के क्वेश्चन आया हुआ है तो पता ही आपको, ये भी 2n है, ये भी 2n, ये भी 2n है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। 46 क्रोमोसोम ही होंगे, 46 क्रोमोसोम। ठीक, तो दे विल हैव 46 क्रोमोसोम। अब प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनने का प्रोसेस कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लाई होना। और मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है जर्म सेल, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो पहली फेज जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी दिव्यांशी मिश्रा मल्टीप्लिकेशन फेज है। और इस फेज में जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल पहले से मौजूद हैं, उनमें डिवीजन होंगे माइटोटिक, और नंबर डिवीजन में 2 या 3 हो सकते हैं। मैंने 2 दिखाए, 1 और 1, 2 दिखाए हैं, मैक्सिमम 1 और हो सकता है, 3 ज्यादा नहीं होता। और फाइनली जो सेल बन जाती है उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। उनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। शायद संजना यादव 2 हैं और दोनों का मुझे गुड मॉर्निंग नहीं मिलती है, तो कन्वर्सेशन तो मुझे दिखाई पड़ती है कन्वर्सेशन में, लेकिन उनको याद रखना है, क्लास जरूर लेनी है, तभी आपका जो एक थॉट है वो डेवलप होता है, जो एक समझ है सब्जेक्ट डेवलप होती है। अगर ये डेवलप ना होता तो इतनी जरूरत मैं शीट भेज देता, काम चल जाता। जब तक हम आमने सामने नहीं होते और हम टीचर के जो एक्सप्रेशन हैं, उसके जो वर्ड्स हैं उनको नहीं पकड़ते, सब्जेक्ट हमारी टॉपिक हमारी पकड़ में नहीं आता। तो जब आप क्लास लेने के बाद शीट पढ़ोगे तो आपको एकदम वो शीट अपनी लगेगी, लगा तो मुझे आता है, मैं जान गया। तो इम्पोर्टेंट पार्ट, तो ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, पहली फेज पूरी हो गई। अब उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका साइज बढ़ता है, दे डिपॉजिट मोर न्यूट्रिशन इनसाइड इट, वो अपने अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन डिपॉजिट कर लेते हैं, और उसकी वजह से इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया और जो सेल बड़ी हुई है, साइज बड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिफरेंस नहीं, क्योंकि डिवीजन थोड़ी हुआ, तो साइज बढ़ा है, तो यहाँ भी 12, ये भी 12 है। तो क्रोमोसोम का नंबर आप साथ साथ देखते रहे कहाँ जाके घटेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो हैप्लॉइड हो जाते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर का आधा हो जाता है, तो अभी तो आधा नहीं हुआ है, साइज बढ़ गया है, घोलू से मोलू पप्पू बन गया है, और अब इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होता, उसमें केवल साइज बढ़ता है, दैट ओनली साइज इज इंक्रीज, उसमें केवल साइज बढ़ता है। तो 2 फेज होगी, पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज है, दूसरी फेज ग्रोथ फेज है। मल्टीप्लिकेशन नंबर मल्टीप्लाई होता है जर्म सेल का, और फाइनली उनमें जिस स्टेज के बाद माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा उनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। और फिर हर स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करता है टू एक्वायर मोर न्यूट्रिशन, और साइज बढ़ने के बाद उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और अभी तक आप देख रहे हो कहीं भी मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है, अभी माइटोटिक ही चल रहा है। अब हम क्या करें, अब अगली थर्ड फेज स्टार्ट होगी जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और जो थर्ड फेज में बात कर रहा हूं उसका नाम है मैच्योरेशन फेज। क्या नाम है उसका? मैच्योरेशन फेज उसका नाम होता है। अब इस फेज में क्या होगा? इस फेज में मियोसिस डिवीजन होगा। तो बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मियोसिस डिवीजन किस फेज में होता है, तो जिसका नाम मैच्योरेशन है, जो थर्ड फेज बनाने जा रहा हूं उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस आपको पता है 2 स्टेप में पूरा होता है। ये पहला स्टेप है, इसमें 2 सेल बनी और छोटी बनेगी, 2 सेल बनी और डिवीजन मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ,
मियोसिस दो पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो गया और यहाँ पर 2n का n हो गया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होता है कहाँ जाकर, जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होता है। और अब इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अगर आपसे कोई पूछेगा क्रोमोसोम कितने होंगे, तो क्योंकि 2n का n हो गया, 2n 46 थे, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो पहली बार रिडक्शन डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट में घटता है और जो नंबर ऑफ घटता है इसे इसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन होना तो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कहलाता है, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है और मियोसिस सेकंड भी होना है क्योंकि दो स्टेप में होता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, इनमें नेक्स्ट डिवीजन होगा जिसका नाम है मियोसिस सेकंड। मैं क्रोमोसोम यहाँ लिख रहा हूँ और अब होगा मियोसिस सेकंड। ये मियोसिस सेकंड है और सेकंड में इन 2 से 4 सेल बन जाएंगी। एक ये रही, एक ये रही और 2 ये रही। और चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ पहले हो चुका है और हाफ नहीं होगा, जितने क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं उतने क्रोमोसोम इन सेल में रहेंगे। तो जो मियोसिस फर्स्ट से बनते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और जो मियोसिस सेकंड से सेल बनती हैं इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड। दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड। इनको स्पर्मेटिड कहा जाता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने का प्रोसेस कहलाता है क्या, मैच्योरेशन फेज। यहां से लेकर यहां तक मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, दैट्स कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। डायग्राम आप रेंज में है, डायग्राम में बनाना क्लियर है कि घट सुन रहा, आप देख पा रहे पूरा डायग्राम। तो अगर डायग्राम में, ऑडियो में, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप लिख दे, मुझे बता दे ताकि मैं उसको करेक्ट करता रहूं। हालांकि तो ठीक चल रहा है। तो दीपिका ने बता दिया, आरिश खान ने बता दिया, ठीक है, चलो ठीक है, गुड, आपको डायग्राम रेंज मिल रहा है। तो अब ये प्रोसेस चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, मैंने कलर अब चेंज कर रखी ताकि आपको डिफरेंस करने में आसानी हो। तो रेड वाला पार्ट ग्रोथ फेज है और ग्रीन वाला पार्ट मैच्योरेशन फेज है। अब स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम नंबर 23 होगा क्योंकि डिवीजन मियोसिस सेकंड हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होता। अब स्पर्मेटिड बन गए। अब जो स्पर्मेटिड हैं, तो ध्रुव जैन कह रहे हैं कि डायग्राम रेंज नहीं आ रही है, लेकिन ध्रुव जैन अब इसको मैं कैसे मानूं, मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है। जो आप मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, जिसपे आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, तो उस पर तो आ रहा है। और नेट स्लो होने की वजह से कई बार वो ब्लर या कम विजन दिखाई पड़ता है। तो ध्रुव भाई साहब, इसमें तो हम कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ये तो अगर और बच्चों को दिक्कत हो शायद हम कुछ सोचें, लेकिन क्योंकि ये आपकी साइड से प्रॉब्लम है और मुझे वहीं आगे ठीक करना पड़ेगा, बता देना कब आऊं, ठीक है। तो सबको क्लियर है, गुड। अब एक स्टेप बचा, मैंने कहा 4 स्टेप होंगे भाई। एक स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। अब एक स्टेप बचा है, 4 स्टेप में स्पर्म बन के तैयार हो जाते हैं। अब वो फोर्थ और लास्ट स्टेप कौन सा है, फोर्थ और लास्ट स्टेप कौन सा है? देखिए, जो स्पर्मेटिड है ये इमेच्योर स्पर्म है। इमेच्योर स्पर्म में बहुत बड़ा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से, याद रखो, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से स्पर्म ब्रैकेटेस्टिस में आते हैं तो वो स्पर्मेटिड की फॉर्म में होते हैं। भले उसके स्पर्म बोलते हो, एक्चुअली दीज आर स्पर्मेटिड। तो फ्रॉम
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड, फिर वो वास इफ्रेंस में आते हैं और फिर वो एपिडाइडिम्स में जाते हैं। और आपको याद आ रहा होगा कि भाई एपिडाइडिम्स में मैच्योरेशन होता है। तो स्पर्मेटिड स्पर्म में जो कन्वर्ट होते हैं, दे कन्वर्ट इन द एपिडाइडमिस, और इसी कन्वर्जन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और वही जाकर उनमें फिजियोलॉजिकल और फिजिकल मैच्योरेशन होता है, टेल वगैरह बनती है और फिर वो अपनी मूवमेंट कर सकता है। तो यानी अब हम बात करें कहाँ की, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की। In epidermis, each spermatid convert into a mature sperm. हर स्पर्मेटिड एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताए स्पर्म की, स्पर्म और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस, जो स्पर्मेटिड है उससे जो स्पर्म बना है उसके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है और मैं बात कर रहा हूं स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस जी। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें तो अभी सिमरन ने लिखा है, इसका मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एपिडर्मिस जाकर कंप्लीट होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने एकदम सही पकड़ा, ठीक है। और यही वो मैच्योरेशन वाली बात है, जहां 18 से 24 घंटे रुकते हैं वहां पे जाके, उस बीच में यही कन्वर्जन होता है। जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है और स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है तो स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है तो स्पर्म भी हैप्लॉइड ही होगा और यहाँ पर उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होगा। तो ह्यूमन स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब इस पर आप देखो कोई प्रॉब्लम आपको हो डायग्राम में तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ देख सकता हूँ इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। चार स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बनी। दूसरे स्टेप में साइज बढ़ा, नाम हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और थर्ड स्टेप में स्पर्मेटिड बने और फोर्थ स्टेप में स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गए। अब यहां पर ये तो बोर्ड में को क्लियर हो गया, यहां पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, अब वो क्वेश्चन देता है कि अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, 100, तो उससे कितने स्पर्म बन जाएंगे। How many sperms will produce from 100 primary spermatocyte? 100 कितने बनेंगे आप देखो, ये एक है, ये 4 बने इससे। याद रखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंटू 4 करते ही नंबर स्पर्मेटिड आ जाता है। स्पर्मेटिड आ जाएगा, सारे होशियार हैं, मैथ तो बहुत अच्छा था आपका, आपने 1 2 का 4 कर दिया, 1 से 4 बना दिया, तो सही है। ध्रुव, दीपिका सिंगल और सिमरन जवाब दिया फटाफट कि 400 बने हैं। और रश्मि ने कि वेरी गुड रश्मि, हम आपको मिस कर रहे थे, आप कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछती रहेंगी क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सीरियस बच्चे हैं। इल्मा जी आपने 400 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और देखो सोच के देखो ना भाई, धीरे धीरे हम 3rd लेसन पहुंच गए और ऐसे लेसन आगे आते जा रहे हैं। अगर इस तरह से बच्चा पढ़ ले तो फिर उसे प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम वो है, वो स्कैन करता है, यूं करके पढ़ता है और कुछ भूला कुछ याद रहा, और जो याद रखना वो भूल गया और जो भूला वो याद रख लिया और फिर कहेगा लिख के गया सब कुछ है और टीचर का दिमाग खराब था, लड़के आए थे नंबर नहीं मिले। तो नंबर हमेशा कंटेंट मिलेगा, आप कंटेंट क्या लिख रहे हो। और जितना समझदारी के साथ लर्न करोगे, समझोगे, उतना ही आपका अपना होता चला जाएगा। तो अभी तो सब अच्छा लग रहा है, सारे जो सिनेरियो बना हुआ है वो हर तरह से आपका ठीक चल रहा है।
अब हम आगे बात करेंगे। देखिए आगे बात क्या है, आगे बात ये है कि 1 2 का 4 आपको क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे मिटा के आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता लगाना है कितने स्पर्म बनेंगे तो डायग्राम मिटा के समझाऊंगा आपको। लाभ याद रखिएगा, काउंट स्पर्म, हमें स्पर्म काउंट करना है और ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है और जब आप पेपर सोल्व तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हमेशा याद रखो स्पर्म काउंटिंग कैसे करेंगे। स्पर्म काउंटिंग हमेशा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पीएस मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू 4, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर स्पर्म का होगा, दैट नंबर विल बी ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगर वो कहता है कि भाई 200 है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो आप 800 आ जाएगा। और अगर वो कई बार उल्टा कर दे कि इतने स्पर्म हैं, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यूज होंगे, तो फिर आप उसे डिवाइड कर दोगे, जो नंबर दिया स्पर्म का उसे 4 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो नंबर किसका होगा, वो नंबर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 1600 स्पर्म, कितने स्पर्म हैं, तो कितने स्पर्मेटोसाइट यूज होंगे अपॉन 4 कर दो तो 400 यूज हुए होंगे, तभी तो 1600 बनी होगी। तो ये छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तक नहीं पता होता तब तक बड़ी लगती है। तो PS into 4 इक्वल टू नंबर ऑफ स्पर्म आपको मिल जाएगा। दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनटू 2, प्राइमरी 4 बनते हैं और सेकेंड 2 बनते हैं, क्या है नंबर ऑफ स्पर्म। अगर कहता है कि भाई 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उससे कितने स्पर्म बन जाएंगे, तो 50 to 200 बन जाएंगे। प्राइमरी से 4 बनते हैं, सेकंड 2 बनते हैं, और कई बार यही पूछा जा सकता है कि 200 स्पर्मेटिड हैं तो कितने स्पर्म बनेंगे, 1 2 का 1 एक से एक बनता है, तो स्पर्मेटिड तो जो भी नंबर देगा वो तो हमें एक से एक बनना है, तो नंबर ऑफ स्पर्म आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर वो कई बार पूछता है कि भाई क्रोमोसोम कितने हैं, तो वो मैंने साथ लिखा था डायग्राम में, वो आपके पास रहेगा, उसको आप देख लेंगे और फिर वो कितने स्पर्म बनते हैं वो पूछ लेता है, या वो ये भी पूछ लेता है कि कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यूज होंगे या कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यूज होंगे, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 4 से करोगे, यहाँ 2 से करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे स्पर्म नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे एक वर्ड और समझाना है, इसका नाम है स्पर्मिएशन। एक बार मुझे और एक्सप्लेन करें, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है और स्पर्मियोजेनेसिस उसका एक फाइनल स्टेप है, और जो कहाँ होता है, जो होता है जाकर कहाँ पर, एपिडाइडिमिस में जाके होता है। अब मैं बता रहा हूं आपको स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन स्पर्मिएशन देखिए स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब चाहे स्पर्मेटिड हम स्पर्म बोलते हैं, तो रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उससे स्पर्म का रिलीज होना कहलाता है स्पर्मिएशन। और अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे, समझ में आ गया कि जब स्पर्मिएशन होगा तो स्पर्म कहाँ जाएंगे, तो आपको जवाब देना है बाय द रिजल्ट ऑफ स्पर्मिएशन स्पर्म एंटर इन। वो कहाँ एंटर करते हैं, कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आप शायद लिखने होंगे पर मैं जल्दी बोल देता हूँ, और लिख तो कोई बात नहीं, तो मेरे पास तभी चल जाएगा कि स्पर्मिएशन से स्पर्म रेटी टेस्टिस में जाते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पर्म बाहर आएंगे, बाहर तो नहीं आएंगे, वो बस अगले डक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे,
क्योंकि स्पर्म कहीं भी किसी भी पैसे से बाहर नहीं आते, वो अंदर अंदर चलते रहते हैं, एक से दूसरे डक्ट में, दूसरे तीसरे डक्ट में, उन्हें कभी भी बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ब्लॉक वे में आगे बढ़ते हैं। तो स्पर्मेशन होगा तो स्पर्म कहाँ आएंगे? स्पर्म विल एंटर इन द रेटिटेस्टिस। अब मैं एक पूरा ग्राफ बना रहा हूं जहां पर क्वेश्चन आया हुआ है स्पर्म ट्रांसपोर्ट पैसेज क्या है। शायद मैं बनाया था पर दोबारा बना रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं लिख देता हूँ कि जो स्पर्म का रूट क्या है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 17-16 रूट क्या है। तो बस सबसे पहले तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर तो बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें स्पर्म बनते हैं। और अब होगा, मैंने तो स्पर्मेशन, 4 किलो का डिवीजन लिख दिया, स्पर्मेशन। और अब कहाँ जाएंगे? आएंगे रेटी टेस्टिस में। अरे वाह, तो सिमरन के मैंने बना दिया, पर चलो हम भी बना रहे हैं। सिमरन पीछे पीछे, ये आ गया रेटी टेस्टिस में आ जाएंगे, है ना। अब रेटी टेस्टिस कहाँ आएंगे? वास इफरेंस में आएंगे। और वास इफरेंस से कहाँ आएंगे? एपिडाइडिमिस में आएंगे। बच्चे पढ़ लिखते जा रहे हैं, एपिडाइडिमिस में आ जाएंगे, ठीक है। और एपिडाइडिमिस से कहाँ आएंगे? इससे आएंगे वास डिफरेंस में, ठीक है। वास डिफरेंस से कहाँ आएंगे? डक्ट में आएंगे, ठीक है। और यहां से कहाँ आएंगे? यहां से आएंगे यूरेथ्रा में, और फिर यूरेथ्रा मीटस से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा उनका इजैकुलेशन। एक पूरा रूट है, इसमें कई बार वो 4 ऑप्शन देगा, उन्हें आगे पीछे कर देगा। जिस रूट पे ये रूट आपको दिखाई पड़ रहा है वहां पर वो सही रूट होगा, और इसी रूट से स्पर्म ट्रेवल करते हैं। तो हमें स्पर्म रूट भी क्लियर हो गया। और अब हम बात करेंगे भाई कौन कौन से हार्मोन हैं, वे हार्मोन कौन से हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या आप दिमाग कोई हार्मोन नाम आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो आप बताएं, मैं समझा रहा हूं आपको। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पहला क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूं, किसके हार्मोन इनिशियली स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करते हैं? किस बॉडी के हार्मोन, किस स्ट्रक्चर के हार्मोन, पिट्यूटरी के हैं या टेस्टिस के हैं या कोई और स्ट्रक्चर है जिसके हार्मोन कंप्लीटली पूरी तरह से जो गैमेटोजेनेसिस है उसे कंट्रोल करते हैं। मेल फीमेल दोनों की बात चलेगी, दोनों की बात कर रहा हूं। वो पैसेज ओवरी करते हैं, और गरिमा गुप्ता ने कहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, और आरिस खान और अर्शिया शर्मा कह रही हैं हाइपोथैलेमस। तो गरिमा गुप्ता, सिमरन भी कह रही है हाइपोथैलेमस। तो गरिमा जी, क्या आप अपने जवाब पे कायम हैं या फिर आप भी इनके साथ हाइपोथैलेमस कहने को तैयार हैं? अपना आंसर बदलना चाहते हो या बिल्कुल कह रहे नहीं जी मैं सही हूं गलत है? तो गरिमा गुप्ता, हमें बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सही है, और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप गलत हैं। इनिशियली हाइपोथैलेमस ही पूरा कंट्रोल रखता है गैमेटोजेनेसिस पर। अब वो कैसे रखता है? यानी हाइपोथैलेमस स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो हमारा जो पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करेगा।
या गैमेटोजेनेसिस कंट्रोल करेगा, तो हम बात करेंगे, डायग्राम बना के बात करें। ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH। क्या बनेंगे? GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH। जैसे ही हाइपोथैलेमस GnRH बन के आएंगे, वैसे वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन बनाना शुरू करेगी। पिट्यूटरी अपने आप नहीं बना सकती जब तक उसके पापा नहीं करेंगे, कहेंगे। और पापा कौन है? हाइपोथैलेमस। अब इसके बाद ये हार्मोन जो पिट्यूटरी है उसको एक्साइट करेंगे, उसको हार्मोन बनाने के लिए प्रमोट करेंगे, प्रमोट हार्मोन। अब पिट्यूटरी दो हार्मोन बनाएगी। पिट्यूटरी क्या करेगी? दो हार्मोन बनाएगी। एक बनाएगी LH और एक बनाएगी FSH। ये ग्राफ बहुत अच्छा बनता जा रहा है और ये एग्जाम बनाने में आज मजा आ जाएगा। और सिमरन तो यहां तक भी कह रही हैं, अच्छा सिमरन की गलती लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। तो LH और FSH कौन बनाएगा? पिट्यूटरी बनाती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना सकती जब तक कि हाइपोथैलेमस सिग्नल ना मिले। और वो सिग्नल जो मिलता है वो GnRH की फॉर्म मिलता है। अब LH क्या करेगा और FSH क्या करेगा? LH करेगा कि भैया जो टेस्टिस में कौन सी सेल है? लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इंटरस्टिशियल सेल देता हूं, या और थोड़ा करना चाह रहा हूं मैं, लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। इन सेल जो LH है वो इन सेल को जाके टारगेट करता है। और लीडिक सेल जरा बताइए कहां पर होती है? दे आर प्रेजेंट इन सेमिनल ट्यूब्यूल। और आउटसाइड सेमिनल ट्यूब्यूल कहां पर प्रेजेंट होती है? भाई साहब, जो लीडिक सेल है वो सेमिनल ट्यूब्यूल से बाहर तरफ होती है। और LH हार्मोन इन से, अर्शन लिखा बल्कि बाहर से बिल्कुल सही लिखा है। LH हार्मोन इन से जो हार्मोन बनवाएगा उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है और यही हार्मोन जर्म सेल में डिवीजन को प्रमोट कराता है। जो डिवीजन स्टार्ट हुए थे, पहले पहला डिवीजन माइटोटिक हुआ, दूसरा हुआ, वो इस हार्मोन की वजह से होगा। तो सारी जड़ ये है। बात तो ये है, लेकिन जब तक ये नहीं बनेगा तब तक टेस्टोस्टेरोन जो है नहीं बनेगा, तो स्पर्म बनने शुरू नहीं होंगे। और जो टेस्टोस्टेरोन है इसके बनने की शुरुआत प्यूबर्टी पे होती है। इस हार्मोन से मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो डेवलप होते हैं। और साथ ही साथ और क्या होगा? साथ ही साथ ये डिवीजन स्टार्ट कराएगा और उन डिवीजन से फिर स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा और फिर स्पर्म बन जाएगा। तो इनिशिएट स्पर्म फॉर्मेशन, ये है इनिशिएट स्पर्म फॉर्मेशन। ये स्पर्म फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन है। अब जो FSH है इसका रोल कहाँ है, क्या करता है? तो देखिए FSH जो है ये इसकी टारगेट साइट सर्टोली सेल है। आपको याद है सर्टोली सेल? सर्टोली सेल वो इसकी टारगेट साइट को लीडिंग सेल है और इसकी टारगेट साइट सर्टोली सेल है। और ये सर्टोली सेल हैं, ये सेल क्या करेंगी? ये सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को। तो सर्टोली सेल
न्यूट्रिशन बनाएंगी, प्रोवाइड करेंगी इस एफएसएस की वजह से। अगर एफएसएस कम है तो सर्टोली सेल का फंक्शन कम होगा, और अगर फंक्शन कम होगा तो रश्मि जी न्यूट्रिशन कम मिलेगा और स्पर्म का नंबर कम हो जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन जवाब आप सबको देना है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किस स्टेज पर रिक्वायर्ड है? जब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं उसको ज्यादा चाहिए, स्पर्मेटोगोनियम ज्यादा चाहिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को ज्यादा चाहिए, या स्पर्मेटिड को ज्यादा चाहिए? किस स्टेज पर ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है? और वो जवाब आपका अभी मुझे मिलने वाला है। और अभी आप सोच रहे हैं मैं क्या लिखें? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसको चाहिए जो खा खा के पप्पू होने वाला है। और दीपिका सिंघल ने मेरे बोलने से पहले तुरंत लिख दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। और गरिमा गुप्ता का कहना भी यही है, और अब तो हम सबका कहना यही है कि हाईएस्ट जो रिक्वायरमेंट है, दिव्यांशी मिश्रा भी सबके साथ हैं, रश्मि ने भी ये कह रही हैं, और अब मैं सबके साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही जवाब आपका है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्योंकि साइज बड़ा होना है इल्मा, इसलिए उसको ज्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये अब सर्टोली सेल क्या करें? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। बनाने काम तो इनका है और उनको जिंदा रखने का काम सर्टोली सेल का है। तो अकेला बनना ही सफिशिएंट नहीं है, उनको जिंदा रखना भी जरूरी है। अब यहाँ क्या करें? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। तो अकेले पैदा होने का सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद भाई ध्रुव कल थोड़ा सा नेट को देख लो आप, क्योंकि आपकी शिकायत बार बार मिल रही है और मजबूर मैं भी हूँ कि कैसे उसको ठीक किया जाए। तो आप आरिश से बात करना, ये बड़े काम के आदमी हैं, कमाल के हैं, तो रास्ता निकाल देंगे, ये रास्ता निकाल देंगे आपके लिए कि भाई कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, चाहे तो वो तो ही बताएंगे, ठीक है। और आरिश खान कह रहा है कि क्लास बाद में पहले टावर लगवा पाता हूँ इसके घर के पास। चलिए खैर, टावर लगने वाला घर के पास। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन स्पर्म करेंगे। अब इनके लिमिट है न्यूट्रिशन बनाने की, और उस लिमिट को बनाए रखने के लिए सर्टोली सेल आल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन, हम उसकी जिक्र करेंगे। ये इनहिबिन, ये हार्मोन दिखा दो और मजा, इनहिबिन हार्मोन बनाती है जो उतने स्पर्म बनने देता है, जितने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, उतने स्पर्म बनने देता है। तो ये पूरा हार्मोन कंट्रोल है, और एक बार 3 मार्च में ये पूरा आया है, हार्मोन कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। आप इसी ग्राफ को बनाएंगे, शीट में ऐसे नहीं बना हुआ, वहां लिखा हुआ तो है, इस शीट में आपको ग्राफिकल ऐसे बनाना है, और थ्योरी आपको मैंने जो बताई वो भी, शीट में लिखी वो भी लिखी जो बोल रहा हूँ मैं आपको, एक परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन लिख के बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि प्यूबर्टी इज गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, तो जवाब होगा हाइपोथैलेमस। जो गैमेटोजेनेसिस है कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और प्यूबर्टी LHFS कब बनाएगी? जब GnRH उसको मिलेंगे, और फिर LH क्या करवाएगा और FS क्या करवाएगा, ये पूरा क्लियर हो गया। और ये हमारा पूरा पार्ट हो गया क्या? हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होगा हार्मोनल कंट्रोल। तब बताएं मुझे आप कि इसमें कोई दिक्कत आपको लग रही है? मुझे नहीं लगता दिक्कत लग रही होगी। तो आज तक का जो अभी तक हमने पढ़ा है आज क्लास में, मैं उसको रिकैप कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमने बात की स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन की, विच स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। और मुझे तो डर ये भी लग रहा है कि डॉक्टर बनने के साथ साथ आप कहीं टीचर भी ना बन जाएं कि भैया हम सुबह दोपहर शाम को तो हम देखेंगे पेशेंट, और रात में नीट की क्लास लेंगे और अब हम सर को आराम करवा देंगे। तो ये हम आराम करना चाहते हैं, आप देखते रहो पेशेंट और हम पढ़ाते रहे क्लास में।
तो सिमरन ये है इंटरेस्टिंग है, जब आप ऐसा अच्छा लगता है, मतलब मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स है, आपके वर्ड्स मेरे बहुत स्टिमुलेटिंग होते हैं, और ये कमाल का वर्ड हमने कमाल का बना लिया है, ये हमने बैच का नाम ही कमाल का बैच रखा हुआ है, ठीक है, तो वेरी गुड। और आप सब ऐसे ही, हम सब मिलकर ऐसे बने रहें और जम के हंगामा काटेंगे। जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, और हम सब खूब डांस करेंगे, हम खूब कूदेंगे, चाहे कैसे भी आता हो, ढपली उठा के ढपली गिरा के, और सब एक साथ टीचर अकेडमी पर हंगामा काटते हैं। बस ये दिन आ जाए, भगवान जल्दी करे, जल्दी क्या टाइम फिक्स है, पर हाँ ये दिन आ जाए। चलिए, तो आज का मैं सोचता हूँ यही पूरा कर लें, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगला टॉपिक शुरू नहीं कर पाएंगे। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो अक्सर डायग्राम में आ रहा है। और सरप्राइज तो ये है, अगर आप 13, 14, 16 का पेपर देखोगे बोर्ड का, तो तीनों साल इसमें किसी न किसी जो सेट था उसमें स्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए आया हुआ, तो इम्पोर्टेंट होगा। और कल की क्लास में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या, साथ ही साथ हम जानेंगे oogenesis। तो स्पर्म हमने स्पर्म आज बनवा दिए, और ओवा की फॉर्मेशन कल कराएंगे, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद डेवलपमेंट कराएंगे, और फिर एक दिन 2-3 दिन बाद ही इस बोर्ड पर खुशियां आने वाली हैं, इस बोर्ड पर बर्थ होने वाला है। अब वो हम नहीं कैसे खुशी होगा, खुशा होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ध्रुव जैन और आर.एस. मिल के लड्डू बांटेंगे कि हमारे यहाँ बोर्ड पे आज डेवलपमेंट पूरा हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम क्लास को रोक रहे हैं, और कल फिर इस टाइम मिलेंगे। थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।